यार पीसी इंडस्ट्री का एक नया एरा शुरू हो गया और ऐसा मैं नहीं, ऐसा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, खुद मीडियाटेक जैसी कंपनी भी यहाँ पे बोल रही है। कहने का मतलब है कि एनवीडिया जैसी कंपनी ने एक नया चिप निकाला है RTX स्पार्क, और इसके बारे में बोला जा रहा है ये वैसे ही मोमेंट है यहाँ पे जैसे एक जमाने में एप्पल M1 चिप आई थी ना, तब एप्पल मैक का जो डायरेक्शन था बदल गया था, और अब वही मोमेंट आने वाला है पीसी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक छोटा सा कंटेस्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। यानी कि आज से तकरीबन 6 साल पहले एप्पल सिलिकॉन चिप्स आई थी, M1 चिप, और उसने आते ही इंडस्ट्री में पीसी खास तौर पे काफी चीजें बदल दी थी। क्योंकि सबसे पहली चीज, एप्पल सिलिकॉन के अंदर आपको एडिशनल एक्स्ट्रा रैम स्टिक्स देखने को नहीं मिलती थी। एप्पल के मैकबुक के अंदर जो रैम रहती थी वो उसके चिप के अंदर ही रहती थी, जिसे यूनिफाइड मेमोरी कहा जाता था, जिससे परफॉर्मेंस के अंदर काफी बड़ा एक इंप्रूवमेंट मिला था। उसके बाद पुराना x86 आर्किटेक्चर छोड़ के लोग ARM आर्किटेक्चर पे आए थे, जिससे उन्हें बैटरी बूस्ट मिला था। और ओवरऑल एप्पल के सिलिकॉन के जितने भी मैकबुक यहाँ पे मार्केट में थे, वहां पे आपको अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी बैटरी लाइफ है। और आज भी पुराने M1 मैकबुक एयर लोगों के बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इवन एप्पल सिलिकॉन इतनी ज्यादा एफिशिएंट है आज के समय में भी कई सारे AI मॉडल्स को लोकली रन कर सकता है, कई लोग ओपन क्लोज से रन करते हैं, और 6 साल पुराने किसी भी इंटेल AMD के प्रोसेसर से आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट यहाँ पे चाहिए था हमें पीसी इंडस्ट्री के अंदर, और यही कुछ चीज हुई थी आज से तकरीबन 2 साल पहले, जब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने अपने X सीरीज, जिसमें X Elite, X Plus जैसे प्रोसेसर्स थे वो निकाले थे, जिसके अंदर क्या था कि ARM आर्किटेक्चर पे स्नैपड्रैगन चिप का यूज करके लैपटॉप्स निकाले। और अच्छी बात है कि आज भी लैपटॉप्स मार्केट में मिलते हैं, लेकिन उन लैपटॉप के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो ये है कि वहां पे आपकी बैटरी लाइफ तो बहुत अच्छी दे देते हैं, लेकिन आज भी कई सारी एप्स के अंदर थोड़ी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। और किसी को अगर सिर्फ एक बेसिक ब्राउजिंग वाला, बेसिक एप्स चलानी, बेसिक काम करना और एक अच्छी बैटरी चाहिए तो ये काफी अच्छा है, लेकिन जहां भी सीरियस वर्क आता है, डेवलपमेंट करनी है या फिर बहुत ही हाई एंड गेमिंग करनी है, उसके लैपटॉप बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इवन मैंने खुद ने स्नैपड्रैगन X लैपटॉप चलाया था और उसमें कोई इश्यूज लगे थे। मेरे को उसके कंपैटिबल सॉफ्टवेयर कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कौन सा इसका वर्जन अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, ये मुझे पता नहीं चलता था। इस तरीके की दिक्कतें और छोटे इश्यूज यहाँ पे सामने आए थे। लेकिन हाँ, आज भी मार्केट में ये चीज चल रही है। लेकिन एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मीडियाटेक मिलके एक ऐसी चिप को इंट्रोड्यूस किया, और इसके लैपटॉप्स भी मार्केट में आने वाले, जिसके अंदर एक अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस भी रखी जाएगी। और ये देख के पता चलता है कैसे माइक्रोसॉफ्ट बैट कर रहा है फ्यूचर के AI PC या एजेंटिक PC भी है। क्योंकि आज के समय में जो पीसी को AI एरा में जाने से रोक रही है वो है उनकी चिप्स। देखो, कुछ सर्टेन उसके टेराफ्लॉप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते, लेकिन आज भी अगर आप लोगों को मालूम है तो जो जितने भी AI मॉडल्स मार्केट में बन रहे हैं, जितने भी ओपन है, एंथ्रोपिक के, ये सभी के सभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऑप्टिमाइज है एनवीडिया के CUDA कोर्स पे। और आज के समय में भी एक अच्छा AI का एक्सपीरियंस लेना तो मल्टीपल GPUs की जरूरत पड़ती है एनवीडिया के, क्योंकि उनके कोर्स के ऊपर ये बहुत अच्छे तरीके से रन करते हैं। और यही चीज एनवीडिया ने करी, उन्होंने मीडियाटेक से CPU की टेक्नोलॉजी ली, यहाँ पर उन्होंने अपना CUDA कोर बनाया, माइक्रोसॉफ्ट से सॉफ्टवेयर लिया और एक अपनी एनवीडिया RTX स्पार्क चिप यहाँ पर निकाल दी। अगर हम इस चिप के बारे में बात करें तो 10+10 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। टोटल 20 कोर का ARM आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। Cortex X925 वाले ये TSMC की 3nm प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, और एनवीडिया के खुद के ब्लैकवेल GPU देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 6144 CUDA कोर से, और ये इक्विवेलेंट होता है डेस्कटॉप ग्रेड के RTX 5070 के साथ। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं क्या है। देखो, एनवीडिया ने मीडियाटेक के साथ CPU की टेक्नोलॉजी ली, वो अपने प्रोसेसर के अंदर डाली है, और GPU जो ब्लैकवेल था वो उस चिप के अंदर डाला है। और इसी के साथ ही जो यूनिफाइड मेमोरी रहती है, जो एक एप्पल सिलिकॉन की खास बात थी, वो देखने को मिलती है। कहने की बात है कि ये जो लैपटॉप्स और चिप आएगी, इसके अंदर डेडिकेटेड एक यूनिफाइड मेमोरी का पोर्शन होगा जो रैम की तरीके से बिहेव करेगा। रेगुलर जो लैपटॉप्स के लिए रैम स्टिक ली जाती है ना, वैसी रैम स्टिक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा बात की जाए तो इस चिप के अंदर बोला जा रहा है जो पावर कंजम्पशन होगा 45 वॉट से लेके 80 वॉट का TDP हो सकता है। इसके अलावा जितने भी IO के पोर्ट होते हैं, PCI 5.0, इन सब का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये यूनिफाइड मेमोरी 128 GB की सपोर्ट करेगा। ये LPDDR5X के इक्विवेलेंट रहेगी 16 चैनल के साथ। और देखा जाए तो CPU GPU एक ही मेमोरी को शेयर करेंगे, जिससे एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर निकाली जा सके। इसके साथ ही बात की जाए तो इतनी ज्यादा मेमोरी और इतनी परफॉर्मेंस का यूज करके ये लोग यहाँ पे अपने AI एजेंट्स को यहाँ पे चलाने वाले। और यही चीज एनवीडिया की पूरी प्रेजेंटेशन में हाईलाइट था कि इन लोगों ने गेमिंग से ज्यादा AI और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया है। ये एक चीज थी। हालांकि जो इसके बेंचमार्क्स हमारे सामने आए थे, उससे ये पता चलता है कि अभी भी जो एप्पल सिलिकॉन जो कुछ साल पुरानी भी है, उसके कंपैरिजन में ये चिप आज के समय में शायद उतना अच्छा बेंचमार्किंग इसको जनरेट नहीं कर पा रही। लेकिन अभी भी प्रोडक्ट इसके मार्केट में नहीं,
ऑप्टिमाइजेशन कैसा होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट क्या काम करेगी, ड्राइवर सपोर्ट क्या होगा, और जो बेंचमार्किंग ऐप है क्या वो इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज है। कई सारे सवाल अभी भी हैं मार्केट के अंदर। जब तक इसके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आते तब तक रियलिटी नहीं बताई जा सकती। लेकिन हाँ, एक ऐसा अटेम्प्ट किया जा रहा है जो एप्पल सिलिकॉन का एक तगड़ा कॉम्पिटिटर यहाँ पे क्रिएट किया जा सके। इसके साथ अगली बात है कि एक बात बता देना चाहता हूँ, आज के समय में एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप अगर आपको चाहिए विंडोज में, तो आपको एक बड़ा बल्कि लैपटॉप लेना पड़ेगा जो आपका विंडोज गेमिंग लैपटॉप होगा, इंटेल का प्रोसेसर होगा, एनवीडिया का जीपीयू होगा, और ये गेमिंग लैपटॉप 2-2.5 किलो के ऊपर का वेट होगा, और इसके अंदर बहुत सारे फैंस होंगे, आवाज आएगी, और ज्यादातर केसेस में आपको बैटरी लाइफ तो अच्छी देखने को मिलेगी नहीं। वहीं अगर हम देखें मैकबुक के अंदर, तो जो प्रीमियम मैकबुक प्रो आता है जिसके अंदर M5 मैक्स जैसी चिप आपको देखने को मिलती है, वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है, बैटरी लाइफ अच्छी निकाल कर देता है। इसके साथ ही हाँ, कुछ हद तक उसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन एक बात है कि आपको एक हाई परफॉर्मेंस थिन लाइट के अंदर एक लॉन्ग बैटरी वाला लैपटॉप देखने को मिलता है। ये चीज विंडोज साइड से मिसिंग है, और इसी चीज को मिक्स करके ये लोग एक ऐसा लैपटॉप यहाँ पे बिल्ड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली थिन एंड लाइट कैटेगरी में हो, लेकिन एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप हो। और जब ऐसी हाई परफॉर्मेंस, इतने ज्यादा कोर्स, इतनी रैम की बात हो रही है, तो समझ के रखिए अगर इसके लैपटॉप्स मार्केट में आएंगे तो उनकी कीमत यहाँ पे बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन कहानी में तो अभी और भी ट्विस्ट आना यहाँ पे बाकी है। जैस की बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात रखी है माइक्रोसॉफ्ट ने कि वो अपने एआई एजेंट वाले विजन पे चल रहे हैं, और यही उनके लिए न्यू एरा है पीसी का। यानी कि सिर्फ चिप बना के उन्हें पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाना, उन्हें आने वाले समय के लिए एक नया इंटेलिजेंट सिस्टम, यहाँ कहूं मैं एक एआई ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करना है, जिसके अंदर विंडोज रहेगा एक लेयर, लेकिन इस लेयर के ऊपर यहाँ पे एआई एजेंट्स काम करेंगे जो ऑटोमेटिकली होंगे। यानी कि कुछ भी अगर आपको काम करना है तो वो ऑटोमेटिक रूप से हो जाएगा, और ये टोटली आपके प्राइवेटली यहाँ पे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे काम करेगा, जिसके अंदर यहाँ पे टोटल प्राइवेसी रखी जाएगी। जो डेटा है वही रहेगा, और एआई मॉडल को दिया जाएगा डेटा कि यही डेटा पे काम करना है, यही डेटा सेट, और इसको बाहर शेयर नहीं करना है। इसके साथ ही अलग अलग जो होम ब्रू एजेंट्स होते हैं जैसे ओपन क्लॉ वगैरह हो गया, उसके साथ ही किस तरीके से काम करता है, और वहां पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहती है ताकि डेटा ब्रीच ना हो, तो उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो ऑब्वियसली DLSS वगैरह का सपोर्ट है, एनवीडिया के जीपीयूज है, तो डेफिनेटली इसका यूज आप गेमिंग में कर सकते हैं। लेकिन एनवीडिया ने गेमिंग के बारे में बहुत लास्ट में बात करी, उनका मेन प्रायोरिटी ये थी कि एक ऐसा एआई ऑपरेटिंग सिस्टम या एजेंटिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जो ऑटोमेट करे टास्क, और कई सारे जो फ्यूचर में जो एआई की एप्लीकेशन होंगी जहां पे लिटरली लोगों का इनपुट कम होगा, यानी कि लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे, बैक एंड में सारे काम एआई अपने आप खुद करके सीधे रिजल्ट यहां पर देगा, और लोकली इवन बिना इंटरनेट के आपकी मशीन पे चलेगा। ये विजन उन्हें यहाँ पे दिखाना था। इवन बात की जाए तो ये लोग क्रिएटर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे क्रिएटर एप्लीकेशन जैसे कि अडोबी फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो हो गया, वो इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज हो तो अडोबी वहां पे काम करे। इसके अलावा जो 3D टूल होते हैं, ब्लेंडर वगैरह, तो जीपीयू इतना पावरफुल है, 3D ग्राफिक्स के जो टूल्स होते हैं जो एनिमेशन में यूज किया जाता है, उनके लिए यहाँ पे सूटेबल बनाया जा रहा है। और गेमिंग शायद हो सकती है इस पे, लेकिन गेमिंग वाली प्रायोरिटी को ये लोग बिल्कुल ही अलग रख रहे हैं। ये लोग उसे गेमिंग के साथ बिल्कुल ही कोरिलेट नहीं कर रहे, कि ऐसा नहीं कि हमने गेमिंग लैपटॉप बना दिया। ये लोग एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप या मशीन चाहते हैं जो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं एप्पल के जो मैकबुक प्रोज आते हैं महंगे वाले, उनसे यहाँ पे compete करें। इसके अलावा देखा या तो आज भी देखा तो कुछ प्रॉब्लम है जो इस मशीन के साथ हो सकती है, जैसे कि विंडोज ऑन ARM की। आज भी ARM आर्किटेक्चर के हिसाब से विंडोज ऑप्टिमाइज है, लेकिन आज भी जो इम्यूलेशन होता है, जो प्रिज्म होता है, वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता। और माइक्रोसॉफ्ट कह रही है कि प्रिज्म को उन्होंने थोड़ा बेटर बनाया है ताकि जो लेगेसी एप्लीकेशन है x86 आर्किटेक्चर की, वो बेटर काम करे। हालांकि जब ये लैपटॉप की मशीन्स मार्केट में आएंगी तभी पता चलेगा मशीन्स किस तरीके से काम करती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो ARM आर्किटेक्चर को माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा प्रमोट कर रही है। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सरफेस बुक अल्ट्रा भी यहाँ पे शोकेस किया है, जो कि एक एनवीडिया के RTX स्पार्क वाली चिप के ऊपर बेस्ड होगा, और ये बोला है कि बिल्कुल ही मैकबुक प्रो जो आते हैं ना, बिल्कुल ही वैसा ही फॉर्म फैक्टर रखा है। तो कहने की बात है कि माइक्रोसॉफ्ट इसे पुश कर रही है, चाहती है कि ज्यादातर जो डेवलपर होता है, जो नई एप्लीकेशंस बना रहे हो, जो नए AI के लिए बनाए, वो ARM के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज बनाए। तो ये एक चीज रहेगी। इसके अलावा बात की जाए ना, तो जो हार्डवेयर है ना, इसके लिए कई सारी कंपनीज बना रही है, जैसे कि एसोस जैसी कंपनी, उसकी जो प्रो 8 जो सीरीज रहती है वो, और जो माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस अल्ट्रा था, वहां पर बात किया तो एक थिन फ्लैगशिप मशीन है जिसके अंदर OLED डिस्प्ले, मल्टीपल पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मैकबुक प्रोस की यहाँ पे याद दिला रहा है। तो देख के ऐसा लग रहा है कि जब किसी भी मशीन में OLED डिस्प्ले और इतनी ज्यादा रैम और हाई परफॉर्मेंस चिप है, तो ये चीज सस्ती तो नहीं आने वाली, आपको इसके लिए काफी मोटा खर्चा तो करना पड़ सकता है। इसके अलावा बात किया तो प्राइसिंग से रिलेटेड
रिलेटेड तो कुछ बात करी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइसिंग क्या है कि अभी सब नहीं बताएंगे, जब रीजनल लॉन्च होंगे ना इसके, इंडिया का लॉन्च जब होगा तब हम इसके बारे में शायद और पता कर पाए। इसके अलावा बात किया तो सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है ना, वो तो कह रहे हैं कि 3nm बेस्ड है, लेकिन आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी सीपीयू की परफॉर्मेंस इंटेल और क्वालकॉम को हाई एंड में मैच कर रही है और कुछ केसेस में इनसे पीछे भी छूट रही है। तो वो एक देखने वाली बात होगी। मार्केट के अंदर जो इंटेल की जो पैंथर लेक्स आई हैं वो काफी ज्यादा सूटेबल है। हालांकि जो मेजर हथियार है वो है इनके जीपीयूज और कूडा कोर्स, जिसके दम पे ये आज के समय में जो एआई एप्लीकेशंस होती है वो चला सकते हैं। इसके अलावा पावर मैनेजमेंट को लेकर भी यहाँ पे सवाल है, क्योंकि 45 वॉट से लेके 85 वॉट का टीडीपी बोला गया। तो देखने वाली बात हो कि बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि आज भी देखा है तो इंटेल वालों ने अपने बैटरी बैकअप को इंप्रूव किया है। स्नैपड्रैगन का भी बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है, लेकिन एनवीडिया की चिप का बैटरी बैकअप यहाँ पे कैसा होगा अभी भी एक सवाल है। इसके अलावा आज के समय बाकी है तो एजेंटिक एआई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये कि बात तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या और आप क्या यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कितनी है इसकी जो आज के समय में काम आ सकते हैं, ये भी एक सवाल है। और माइक्रोसॉफ्ट को भी हैवी क्रिटिसिज्म मिला है यहाँ पे, क्योंकि उसने माइक्रोसॉफ्ट का जो को पायलट था वो हैवीली यहाँ पे यूज किया था। और हाँ, एक और बात है कि माइक्रोसॉफ्ट भी अपना विंडोज का एक नया अवतार यहाँ पे क्रिएट करे जो शायद अगले साल हो सकता है, जिसके बारे में बोला कि विंडोज K2 होगा। और ये जो विंडोज K2 होगा उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट नई चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है, पुरानी कई सारी चीजें बाहर कर रहा है और फंडामेंटल चीजें फिक्स कर रहा है। तो क्या ये विंडोज K2 के साथ आने वाले हैं इसके प्रोडक्ट या कुछ और होगा, ये भी कुछ चीजें हैं जिसे हमें देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं एनवीडिया की, माइक्रोसॉफ्ट की, तो जो RTX S5 है काफी ज्यादा एक प्रॉमिसिंग चीज लगती है और देख के ऐसा लगता है कि पीसी इंडस्ट्री के अंदर जो एआई रिवोल्यूशन होता है ना वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। क्योंकि अभी भी एप्पल सिलिकॉन से लड़ने के लिए चिप्स तो यहाँ पे तैयार हो रही थी, यहाँ पे इंटेल, AMD, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन है, लेकिन एनवीडिया के आने से एक नया प्लेयर आता है। और डेफिनेटली जब भी किसी नए प्लेयर और नई टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री में ना, तो बाकी लोगों को भी इनोवेशन करना पड़ता है, जिस वजह से ओवरऑल कंज्यूमर का बेनिफिट होता है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, कई सालों तक इंटेल वाले इनोवेट नहीं कर रहे थे, फिर AMD अपना राइजन ले आया, फिर स्नैपड्रैगन वाले अपने चिप्स ले आए, उसके बाद एप्पल सिलिकॉन का भी प्रेशर आ गया। उस चक्कर में इंटेल को काफी ज्यादा इवॉल्व करना पड़ा और आज के समय में बहुत ही जबरदस्त चिप पैंथर लेक सीरीज में इंटेल यहाँ पे निकालता है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर इस तरीके की चिप्स आएंगी जिसमें इंटीग्रेटेड इतना पावरफुल जीपीयू होगा और लोकली मॉडल्स रन किए जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ स्नैपड्रैगन को भी इस तरीके की चिप्स बनानी पड़ेंगी जहाँ पे यूनिफाइड मेमोरी मॉडल्स रन करें, और कहीं ना कहीं इंटेल को भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे कॉम्पिटिशन जब आएगा ना तो लोगों को यहाँ पे और ज्यादा बेटर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको पुराने जो बल्कि लैपटॉप्स होते थे ना गेमिंग के, उसका भी जमाना गया। आप मैकबुक जैसे लैपटॉप्स को यहाँ पे यूज कर पाओगे जो कि एक तरह से लाइट वेट भी होंगे, कैरी भी कर पाओगे और इतने ज्यादा मोटे भी नहीं होंगे। और क्या पता फ्यूचर में आप बैटरी लाइफ के अंदर गेमिंग भी यहाँ पे कर पाओ, ये चीज भी पॉसिबल है। और देखने वाली बात होगी जो एआई के बारे में इतनी सारी बातें करी कि रियल वर्ल्ड में एआई का एप्लीकेशन यहाँ पर क्या रहता है। तो दोस्तों यार, ये थी कुछ बातें एनवीडिया के RTX स्पार्क चिप के बारे में, सब कुछ यहाँ पे शेयर किया। देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इस RTX स्पार्क के साथ और एजेंटिक एआई और जो एआई OS के बारे में जितनी बातचीत यहाँ पे चल रही है ग्लोबल लेवल पे, इसका आखिर रिजल्ट यहाँ पर क्या निकलता है। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।